नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और शुरुआत करते हैं भोपाल से। भोपाल के जम्बूरी मैदान में नारी महासशक्ति अभियान के दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं को किया संबोधित। महिलाओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुन जताया उनका आभार। कहा जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया वो उसकी कायल है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का जम्बूरी मैदान में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान भारत सरकार के भी अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। यहाँ पर मंच में बड़ी संख्या में नारी शक्ति देखने को मिली, तो वहीं प्रदेश भर से करीब 2 लाख की महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें बड़ी संख्या में सिंदूरी कलर की साड़ी पहनकर महिलाएं पहुंची और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को केंद्रित करके यह संबोधन दिया है, उसके बाद महिलाओं ने काफी खुशी जाहिर की। कई महिलाओं ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से महिलाओं के सिंदूर की बात की है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि महिलाओं के लिए अगर कोई सबसे कीमती वस्तु है वो है सिंदूर। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई घोषणाएं की, कई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। इसके अलावा अन्य कई विकास कार्यों की भी सौगात दी है। दरअसल लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के मौके पर भोपाल में नारी सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से करीब 2 लाख की संख्या में महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और पीएम मोदी ने सभी को संबोधित किया और सभी महिलाएं काफी खुश नजर आई। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप। प्रियंका राहुल गांधी के बिना हुई जबलपुर में कांग्रेस की जय हिंद सभा। दिग्विजय सिंह जनता के बीच बैठे। कमलनाथ बेरोजगारी तो भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात पर उठाए सवाल। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जनता को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जबलपुर में कांग्रेस की जय हिंद सभा में कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर चिंता जता रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि अब तक पहलगाम हमले के आरोपी आतंकी क्यों नहीं पकड़े जा सके। उन्होंने भारत पाक के बीच सीज फायर और अमेरिका की एंट्री पर सवाल किए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस कार्यक्रमों में मंच पर न बैठने के संकल्प का पालन किया, जनता के बीच बैठे और सभी का ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल सभा के जवाब में कांग्रेस ने जय हिंद सभा बुलाई तो थी, लेकिन गुटबाजी की शिकार हुई इस सभा की वजह से न तो जनता की भीड़ जुट पाई और न ही नेताओं में उत्साह नजर आया। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए अवैध निर्माण को विस्फोट से उड़ाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए C21 मॉल के पीछे PU4 क्षेत्र में स्थित एक अवैध भवन को विस्फोट कर गिरा दिया। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में विस्फोटक विशेषज्ञ शरद सरवटे की निगरानी में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यह निर्माण क्रमांक 22 के अंतर्गत आता है और यह पूरी तरह से अवैध था। इस भवन की निर्माण अनुमति वर्ष 2024 में समाप्त हो गई थी। बावजूद इसके भवन मालिक ने नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य जारी रखा। नगर निगम ने पहले भी इस भवन के कुछ हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की थी, लेकिन चूंकि यह भवन नाले किनारे स्थित था, इसलिए मशीनों और कर्मचारियों की मदद से इसे पूरी तरह गिराना बेहद कठिन हो रहा था। ऐसे में निगम ने ब्लास्ट कर इसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया। यह कार्रवाई अवैध निर्माण पर सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में किसी भी प्रकार के गैर कानूनी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसी ही कार्रवाई अवैध निर्माणों पर जारी रहेगी। इंदौर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने अवैध निर्माण करने वाले को सख्त चेतावनी देते हुए हिदायत दी है कि शहर के अंदर अवैध निर्माणों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू की है, जिसे लेकर अब प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2025-26 के लिए नई शराब की दरें निर्धारित कर दी है। नई दरों के मुताबिक 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में 4% की कमी आएगी।
इसका मतलब यह हुआ कि 1000 रुपये की बोतल पर 40 रुपये की कीमत कम हो जाएगी। नए निर्णय के मुताबिक मैकडावल नंबर 1 का पौवा प्रदेश में नहीं बिकेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार में जहां भाजपा शराबबंदी को लेकर आंदोलन करती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार में अब शराब की दरें कम की जा रही है और शराब की दुकानें बढ़ाई जा रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। इस बार नौतपा का ताप भले ही कम पड़ रहा हो, लेकिन आफत कहीं से भी कम नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में आज भी मौसम ने करवट बदला है। दरअसल 41 जनपदों में आंधी, बारिश और हल्की बरसात के अलर्ट है, तो वहीं पर कई जगहों पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है। प्रदेश में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है। तराई और पश्चिमी यूपी में कल बूंदाबांदी के बाद आज भी बारिश का विस्तार पूर्वी यूपी में दिखा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 51 जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। तराई के 38 जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई वज्रपात की भी संभावना दर्ज की जाएगी। कल कानपुर में भयंकर आंधी बारिश दर्ज की गई। कल दिल्ली से सटे जिलों बुंदेलखंड और तराई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। वहीं महाराजगंज में सर्वाधिक 58 मिली बारिश दर्ज की गई। जहां गर्मी पड़ रही है वहां प्रचंड गर्मी भी पड़ रही है, यानी मौसम का हाल मिला जुला देखने के लिए मिल रहा है। 25 मई से शुरू हुई नौतपा 2 दिन तक तपाती है, लेकिन मौसम इस बार थोड़ा सा सुहाना रहा। लेकिन आंधी, बारिश, बरसात और वज्रपात ने लोगों के हालात जरूर खराब किए हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। आज शाजापुर के पास स्थित बरवाल घाटी उस समय चर्चा का केंद्र बन गई जब एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया। युवक को चोट कैसे लगी और वो बरवाल घाटी तक कैसे पहुंचा, यह एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाजापुर बरवाल घाटी उस समय सुर्खियों में आ गई जब यहां एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक की पहचान ज्योति नगर निवासी 27 वर्षीय अजय परमार के रूप में हुई। अजय को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक अजय परमार के भाई ने बताया कि अजय कल रात से लापता था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अजय एक एजेंसी पे काम करता था। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह मामला किसी हादसे या दुर्घटना का लग रहा है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। अजय परमार की मौत कैसे हुई, ये एक हादसा है या इसके पीछे और कोई कारण? शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। सौसर क्षेत्र के जीवनदायिनी नदियों में अवैध रेत खनन का खेल जारी, प्रशासन मौन। रेत से भरे ट्रैक्टर ने ग्रामीणों को मारी टक्कर, ग्रामीण पहुंचे सौसर थाने। सौसर क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियों से हो रहा है रेत का अवैध खनन, प्रशासन रेत माफियाओं के आगे बेबस। सौसर क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियां इन दिनों रेत माफियाओं के निशाने पर है। लगातार हो रहे अवैध रेत खनन से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि क्षेत्रीय किसानों और ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक अमला इस मुद्दे पर पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नदियों से बड़े पैमाने पर रेत का खनन किया जा रहा है, वह भी बिना किसी रॉयल्टी के। नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है तो नदियों से लगे खेत बंजर होने लगे। रेत से भरे डंपरों और ट्रैक्टरों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कें की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ग्राम पंचायत जुबनी खापा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 ग्रामीणों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण शिकायत लेकर सौसर थाने पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी रेत माफियाओं के दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा है। क्षेत्र में बिना अनुमति और रॉयल्टी के चल रहे इस अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन से मांग की है कि रेत माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा और उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफियाओं के सामने शासन प्रशासन नतमस्तक है, जिसके कारण क्षेत्र की जीवनदायिनी नदियों में अवैध खनन चालू है और क्षेत्र का जलस्तर कम हो रहा है तो ग्रामीण सड़कें भी खराब हो रही है। तो आए दिन ग्रामीणों को जो है सड़क हादसों का सामना करना पड़ रहा है। देखना है कि शासन प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देता है और इस समस्या का समाधान करता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। बड़वानी जिले के सरकारी अस्पताल में अजय व्यवस्था,
सिलावत पीएचसी में एक्सरे की जगह A4 साइज पेपर पर प्रिंट, मरीजों को परेशानी। बड़वानी जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर स्थित सिलावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे की जगह साधारण A4 पेपर पर प्रिंट दिया जा रहा है। यह आकांक्षी जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दर्शाता है। स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन और प्रिंटर मौजूद है, लेकिन एक्सरे फिल्म के लिए सरकार से बजट नहीं मिल रहा है। मरीजों से रोगी कल्याण समिति में शुल्क लेकर एक्सरे किया जाता है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर तरुण वास्कले ने कहा कि सामान्य चोट या मोच के मामलों में कागज पर प्रिंट दिया जाता है। उन्होंने डॉक्टरों और संसाधनों की कमी के बारे में उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचित कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने इस मामले में जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। क्षेत्र में 3 प्रमुख नेताओं का निवास होने के बावजूद यह स्थिति चिंताजनक है। राज्यसभा सांसद का निवास सिलावत से 5 किलोमीटर दूर है। खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद 21 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। वहीं जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य भी इस जिले से ही है। स्थिति विशेष रूप से गंभीर मरीजों के लिए परेशानी का कारण है। रेफरल या डॉक्टरों की सलाह के लिए कागज पर प्रिंट किया एक्सरे उपयोगी नहीं हो सकता। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का पहला जनपद प्राथमिक शाला स्कूल जो अंग्रेजों के ज़माने से आज़ादी के पहले से संचालित हुआ करता था और यह जिले के ऐतिहासिक स्कूल में से एक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जिले के कई स्कूल मर्ज होंगे और इस ऐतिहासिक स्कूल भी उनमें से एक है। इस स्कूल को भी मर्ज किया जाएगा, जिसको लेकर के जिले के जो है स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि यह स्कूल अंग्रेजों के ज़माने से संचालित हुआ करता था और जिले के पहला स्कूल भी है, जिसमें 1 साल तक एक ही छात्र पढ़ाई करता था और यह स्कूल की जो ऐतिहासिक महत्व है उसको समाप्त किया जा रहा है, जिसकी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि साफ शिक्षा विभाग की लापरवाही इसमें सामने आई है। जिले के शिक्षा विभाग की साफ तौर पर लापरवाही इसमें दिख रही है। शिक्षा विभाग ने ऐतिहासिक स्कूलों की जो जानकारी देना था उसमें गलत तरीका से जानकारी दी है और अब यह स्कूल मर्ज होंगे, जिसमें जिले के लोगों में इस स्कूल को मर्ज होते देख आक्रोश देखी जा रही है, नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना होगा कि क्या यह स्कूल को मर्ज होने से बचाया जा सकता है या नहीं। विपत सारथी, स्वराज एक्सप्रेस, पेंड्रा।